Welcome back to all the viewers. Earlier, we have discussed about the Green Revolution and also about the positive impacts of the Green Revolution. What were the notable effects of the Green Revolution? In this video, we will discuss about the some failures of Green Revolution which cannot be achieved, or accomplished by the Green Revolution. तो ये वाला वीडियो हमारा जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टाइप का वीडियो है। इसमें हमको डिस्कस करना है हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। तो सबसे पहली बात तो हम देख लेते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे कि एग्रीगेन रिफॉर्म्स जो हमने किया था, उस एग्रीगेन रिफॉर्म्स जो ग्रीन रेवोल्यूशन वाला जो पार्ट था, उस पार्ट में भी क्रॉप एग्रीगेज जो था, यानी जो क्रॉप जो एरिया अंडर कल्टीवेशन हुआ करता था क्रॉप के लिए, एज वेल एज जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी थी, वो तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दिया। मतलब काफ़ी ज़्यादा उसमें इंक्रीमेंट दिखाई दिया, लेकिन कहीं ना कहीं उसका इफ़ेक्ट हमको दिखाई दिया हमारे दूसरे सेक्टर्स पे। ठीक है, दूसरे सेक्टर्स पे मतलब कि जैसे कि वो तो आपका प्रोडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, उसके साथ ही साथ जो हमारा एग्रीगेज है वो भी बढ़ गया। लेकिन फिर भी काफ़ी समय के बाद जो है जब कंपेयर किया गया तो अपने यहाँ क्या केवल जो चेंजेस आए थे वो काफ़ी मतलब सही थे, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी उसमें कमियां रह गई थी। जैसे वीट वाला अगर बात किया जाए, वीट और राइस के बारे में, तो वीट का, इन केस ऑफ वीट, पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी जो इंडिया में थी वो लगभग 2938 किलो की थी। एस अगेंस्ट किसी और अगर कंट्री का हम ले लें, फॉर एग्जांपल फ्रांस ही ले लें, तो वहाँ पे 6490 केजी की थी। यानी अगर हम नोटेबल चेंज देखें तो बहुत ज़्यादा अच्छा चेंज नहीं मिला हमको। तो हमारा आज का टॉपिक हो जाएगा तो आज का टॉपिक हमारा हो जाएगा फेलियर्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में आज हमको देखना है। तो यहाँ पे जो है कि अगर हम किसी और देश के साथ या किसी और कंट्री के साथ अगर हम अपना कंपैरिजन कराएं जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन अगर अपने यहाँ किए हों, तो एट दैट केस अपने यहाँ जो केवल रिवोल्यूशनरी चेंजेस थे, बहुत खास उस तरीके के नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल में अगर लिया जाए तो जैसे वीट वगैरह का जो प्रोडक्शन था, जो आपका वीट का प्रोडक्शन हुआ था अपने यहाँ, वो लगभग था 2938 केजीज़ का था। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर किसी और कंट्री का देखा जाए, जैसे फ्रांस वगैरह का अगर हम उसी समय का देखते हैं, तो फ्रांस में भी जो था वो 6490 केजीज़ का था। उसी तरीके से अगर यूके वगैरह का देखा जाए 600 910 केजी का था। तो कहीं ना कहीं नोटेबल चेंजेस का जो है वो थोड़ा सा इफेक्ट रहा है। फिर राइस का भी अगर देखा जाए इसी तरीके से, तो जो इंडिया में था वो लगभग 2240 केजी का था। और वही अगर हम किसी और कंट्री की बात कर लें, सपोज दैट चाइना की बात कर लें, तो वहाँ पे हो जाएगा आपका, चाइना में था लगभग 5730 केजी। उसके बाद फिर हमारा जो है इसमें कुछ लिमिटेशंस रहे हैं या फिर कुछ सीरियस फेलियर्स जो रहे हैं, उसमें से हम देख लेते हैं करके। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है सबसे ज़्यादा जो हमारे पास रहा है वो है हमारा लिमिटेड क्रॉप्स। यानी पहला हमारे पास जो फेलियर में था वो है हमारा लिमिटेड क्रॉप्स। जो क्रॉप्स हमने लिए थे ग्रीन रेवोल्यूशन में वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड थे, यानी जो आउटपुट हो रहा था उसमें मेनली जो है हमारा ज़्यादा फोकस हम अगर कर रहे थे किसी भी प्रोडक्ट पे तो वो हमारा वीट और राइस ही था। उसके अलावा भी जो प्रोडक्ट थे उस पर कम फोकस किया जा रहा था, लेकिन वीट और राइस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा था। तो उसमें क्या था कि नो सिमिलर राइस जो है, जितना वीट राइस में हुआ उससे अगर चाहते तो हम किसी और में भी कर सकते थे, जैसे कि पल्सेस में कर सकते थे, फिर आपका जूट हो गया, कॉटन, टी, इन सबों में भी इसका इफ़ेक्ट दिखाया जा सकता था, लेकिन ऐसा कुछ दिखाया नहीं गया। ऐसा कुछ नोटेबल चेंजेस जो है यहाँ पे देखने को हमको नहीं मिले। तो पहला तो हमारे पास जो है यही हो गया कि लिमिटेड क्रॉप्स वाला जो बात हो गया, कि क्रॉप्स जो ग्रीन रेवोल्यूशन में टारगेटेड क्रॉप्स थे वो केवल वीट और राइस को ही ज़्यादा फोकस किया जा रहा था, बाकी क्रॉप्स को ज़्यादा नहीं फोकस किया जा रहा था। दूसरा इसी तरीके से हमारा जो है वो है अनइवन स्प्रेड।
अनइवन स्प्रेड का मतलब ये जो है कई सारे स्टेट्स में तो काफ़ी बढ़िया इसका इफेक्ट रहा, लेकिन कई सारे स्टेट्स में कुछ भी इफेक्ट नहीं रहा। जैसे हम बात कर लें अगर पंजाब, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, पंजाब हरियाणा, फिर आपका महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तमिलनाडु TN लिख देता है। तमिलनाडु में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिला, मतलब काफ़ी रिमार्केबल इम्पैक्ट रहा। बट इन कंपैरिजन ऑफ सम स्टेट्स लाइक आपका जो है ईस्टर्न यूपी की बात कर लें, ईस्टर्न यूपी, ईस्टर्न यूपी हो गया आपका, फिर MP हो गया, फिर आपका उड़ीसा हो गया। इन सब में चेंजेस थे, लेकिन बहुत अच्छे, मतलब रिमार्केबल टाइप के नहीं थे। थोड़ा सा लो प्रोडक्टिविटी यहाँ पे देखने को मिला। तो एक ये हो गया आपका कि जो स्प्रेड था वो अनइवन टाइप का था। अनइवन का मतलब हो गया कि भाई कहीं पे कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा था, तो कहीं पे बिल्कुल ही देखने को नहीं मिल रहा था, कहीं पे था तो एवरेज था। तो अगर ये प्रॉपरली हुआ होता तो सब जगह बराबर हो जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है थर्ड नंबर का, वो है लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। थर्ड नंबर जो था हमारा वो था लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन। यानी जो फार्मिंग पॉपुलेशन थी वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड थी हमारे पास। जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन का जो था कि रिलाइज ऑन द यूज़ ऑफ एक्सपेंसिव इनपुट्स एंड इंटेंसिव इरिगेशन। यानी ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन इफेक्ट यही था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे, जो आपका इनपुट्स थे उसको काफ़ी अच्छा यूज़ करेंगे, HYV सीड्स वगैरह यूज़ करेंगे, और इरिगेशन वगैरह काफ़ी अच्छा रहेगा। इवन व्हेन इनपुट्स आर सब्सिडाइज, यानी इनपुट्स पे जो आपका इनपुट था उससे उस पे जो है गवर्नमेंट जो है सब्सिडीज़ वगैरह भी देना चालू कर दी और सस्ते रेट्स में दे रही थी। उसके अलावा भी जो है पुअर पर्सन, जो पुअर फार्मर्स आपके थे, उनके पास ये पहुंच ही नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पे सारा जो है ज़मींदार और लैंडलॉर्ड्स के पास से ही गुजरता था, तो वो सब वहीं पे ही स्टॉप हो जाता। ऑल्सो मीन्स ऑफ इरिगेशन आर ग्रॉसली डेफिशिएंट एंड द पुअर फार्मर्स ऑफन लुक्स टू द वेदर। यानी यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल थी वो भी केवल रिमार्केबल कोई था नहीं, बस ये था कि हाँ ठीक है, काम चलाऊ टाइप का था। लेकिन आज उस समय भी जो है ग्रीन रेवोल्यूशन होने के बावजूद भी थे लोग जो है डिपेंडेंट होते थे रेनफॉल पे, कि रेनफॉल होगा तो उसके बाद, यानी कि इसका जो पुअर फार्मर्स थे उनको इसका इफ़ेक्ट नहीं मिल पाया। पुअर फार्मर्स, उनका डिपेंडेंस रेनफॉल पे एज इट इज़ रहा। उनका डिपेंडेंस जो है इनपुट्स जो मिल रहे थे सरकार की तरफ से उन पे उनका भी कोई हक नहीं रहा खास तरीके से। तो इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइस किए और बाकी जो फार्मिंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है उसी तरीके से, जो रिच फार्मिंग पॉपुलेशन थी वो काफ़ी कम नंबर में है, और उनके पास जो फार्म एरिया था काफ़ी ज़्यादा था। तो इस वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन का काफ़ी अच्छा इफेक्ट देखने को उस टाइम पे, इतना बढ़िया इफेक्ट तो नहीं देखने को मिला था। उसके बाद हमारे पास जो है वो है आपका इकोनॉमिक डिवाइड। इकोनॉमिक डिवाइड की अगर हम बात कर लें तो इकोनॉमिक डिवाइड में क्या है कि यहाँ पे एक रिच और पुअर के बीच में गैप है, तो हम हमेशा से रहा है। रिच और पुअर के बीच में जो गैप होता है उसी को हम इकोनॉमिक डिवाइड बोलते हैं, कि अमीर अमीर होता जाता है और गरीब गरीब होता जाता है। और इसमें जो है आपका पॉवर्टी जो है वो बहुत ज़्यादा की रोल प्ले करता है इन सब चीज़ों में, कि पॉवर्टी की वजह से यानी काफ़ी ज़्यादा जो है दिक्कत हुई है लोगों को, और ये काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई आपके मार्जिनल फार्मर्स को, और जो मार्जिनल लोग हैं उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा इससे हुआ है। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से रिच और रिच होते चले गए, पुअर और पुअर होते चले गए। इसमें एक इफ़ेक्ट, इसका नेगेटिव इफ़ेक्ट में ये भी लोगों ने देखा कि ग्रीन रेवोल्यूशन में जब जो इफ़ेक्ट में था उसमें, क्योंकि भाई जो ज़मींदार वगैरह थे जो उनके पास ऑलरेडी लैंड और सारी चीज़ें जो अवेलेबल थी वो सब इसका ज़्यादा यूज़ कर पा रहे थे इन कंपैरिजन ऑफ द पुअर फार्मर्स। अगर एक शॉर्ट में कहा जाए तो अचीवमेंट्स ऑफ ग्रीन, जो ये आपका ग्रीन रेवोल्यूशन है वो एक अच्छा इफ़ेक्ट डाला था इंडियन एग्रीकल्चर पे, बट देयर इज़ लाइफ नीड टू प्लग द ग्रोइंग गल्फ बिटवीन द रिच एंड द पुअर। यानी एक अमीर और गरीब के बीच में जो गैप था उस गैप को हटाना पड़ेगा, तभी जाके कुछ ना कुछ जो है प्रोडक्टिव जो है हमारे सोसाइटी में हो पाएगा। तो ये तो आपका जो है एक ग्रीन रेवोल्यूशन पे हमारा जो है फेलियर्स वाला बात हो गया।
अब यहाँ पे सवाल ये आता है, क्या इंडिया को कोई ऐसा ग्रीन रेवोल्यूशन चाहिए कि नहीं चाहिए, यानी इंडिया नीड्स अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन इन दिस रिस्पेक्ट और नॉट। तो हम यहाँ पे एक अपना ऐसे लिख सकते हैं, डज इंडिया नीड्स अनदर ग्रीन रेवोल्यूशन। क्या इंडिया को किसी और ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत है कि नहीं है। तो हाँ, कहा जा सकता है कि इंडिया को अदर ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत है भी और नहीं भी है, क्योंकि अभी हमको तो फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिस तरीके से हमारी प्रोडक्टिविटी वगैरह जो है वो हो रही है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन तो चाहिए कि उसमें, क्योंकि 60s में हुआ था पहली बार, तो अपना प्रोडक्टिविटी जो था, प्रोडक्टिविटी स्टैंडर्ड जो थे वो काफ़ी कम थे बाकी नेशंस के हिसाब से। तो आवर फूड ग्रेन स्टॉक्स आर एट द थ्रेशोल्ड ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी उनका भी हिसाब किताब बढ़िया नहीं, कभी भी वो ख़त्म हो सकते हैं। तो हम अगर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, डेवलप्ड टाइप के जो हैं, यानी दूसरे कंट्रीज से अगर हम कंपेयर कराते हैं अपने आप को, तो उस केस में हमको तो भाई ग्रीन रेवोल्यूशन एक चाहिए, वापस से ढंग से अगर हो तो एक ग्रीन रेवोल्यूशन का नीड है हमारे पास। क्योंकि हमारे जो फार्मर्स हैं वो फेल हो जाते हैं कि अनसर्टेनिटीज़ ऑफ वेदर की वजह से, जो वेदर वगैरह है, क्योंकि ये डिपेंडेंट होता है वेदर पे, रेनफॉल के लिए, ठीक है, और उसके अलावा फिर उसी बेसिस पे प्रोडक्टिविटी करते हैं। तो ये इसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा सर्टेन नहीं है, अनसर्टेनिटी बरकरार रहती है, अनिश्चितता जो है वो अपने फार्मिंग में ज़्यादा से ज़्यादा जो है बरकरार, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ जाता है। उसके अलावा जो है कि जो आपके मार्केट का भी अनसर्टेनिटीज़ इनको बियर करना पड़ता है। ये तो हो गया इसका। अब यहाँ मार्केट अनसर्टेनिटीज़ की बात कर लें, मार्केट भी इनका जो है बहुत ज़्यादा अनसर्टेन है। मार्केट अनसर्टेनिटीज़ का मतलब हो गया कि जो इनको सब्सिस्टेंस ओरिएंटेड जो देता है, कि मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सिस्टेंस फार्मिंग पे ही बिलीव करते थे, कॉमर्शलाइजेशन पे बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं किए। तो इस वजह से इनका जो है मार्केट से काफ़ी कट ऑफ रहा है। फिर राइटिंग ऑफ फार्मिंग लोन्स, इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा वो ग्रीन रेवोल्यूशन की जो है बात की जाती है, राइटिंग ऑफ फार्मिंग लोन्स। भाई किसानों ने जो कर्ज़ लिया उनकी माफ़ी जो है की जाए। तो इन सब फैक्ट्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमको ग्रीन रेवोल्यूशन की ज़रूरत जो है। और कहा जाता है कि भाई ग्रीन रेवोल्यूशन अगर होगा तो इस बार अगर अच्छे तरीके से इसको फॉलोअप किया जाए, प्रॉपर तरीके से पूरा एक चार्ट बना के, और सारे लोग अगर कंट्रीब्यूट करके करें, तो मे बी देयर विल बी मोर पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स देन द नेगेटिव वंस विच वी आर स्टडिंग राइट नाउ। तो इस वजह से इसकी खास ज़रूरत तो अभी है फ़िलहाल, क्योंकि कहीं ना कहीं आज भी जो है किसान जो हमारे पास हैं वो डिवीज़न जो है रिच और पुअर वाला वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। और उसको कम करने के लिए कहीं ना कहीं पे हमको जो है ग्रीन रेवोल्यूशन जैसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। रेवोल्यूशंस तो कई सारे और भी रखे गए थे, वाइट, पिंक, ब्लू, सही कई सारे रेवोल्यूशन थे, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन ज़्यादा ज़रूरत था। अपना एक रिमार्केबल इफ़ेक्ट रहा ग्रीन रेवोल्यूशन का हमारे इंडियन सोसाइटी पे। तो इस वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन की नीड को जो है ज़्यादा तरीके से वो किया गया। अब हमारा जो है इफ़ेक्ट जो देखने को मिला वो एक रिमार्केबल रहा इससे पहले वाले में, लेकिन अभी वाले में उतना ज़्यादा नहीं था। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा ये ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर देखने के बाद फिर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को देख लेंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में हम पूरा एक डीप स्टडी कर लेंगे। उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर के बाद उसी तरीके से फॉरेन ट्रेड, एक एक करके, मतलब एक एक सेक्टर्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं, सारे सेक्टर्स के बारे में देखते जाएंगे और अपना जो है उसी बेसिस पे पूरा चलता रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।